आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज हर जगह है। हमारे फोन में, हमारे काम में। ऐसा लगता है जैसे भविष्य बस आ ही गया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस भविष्य को चलाने के लिए बिजली कहाँ से आ रही है? मतलब इसकी एक छिपी हुई कीमत है, और वो है इसे चलाने में लगने वाली जबरदस्त ऊर्जा। और यहीं से मुझे लगता है आज की हमारी बातचीत का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी सवाल उठता है। एक तरफ एआई की वजह से ऊर्जा की भूख मतलब तेजी से बढ़ रही है, और साथ ही विकासशील देश भी विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा मांग रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या हमारी ग्रीन टेक्नोलॉजी इस रफ्तार का मुकाबला कर सकती है? या फिर जिन तकनीकों को हम ग्रीन यानी पर्यावरण का रक्षक मानकर चल रही हैं, उनकी अपनी कुछ छुपी हुई सच्चाई है। बिल्कुल। आज की इस गहरी पड़ताल में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगी। हमारे पास कई तरह के स्रोत हैं। एक ऊर्जा उद्यमी के साथ हुई बातचीत के नोट्स हैं, भारत में आ रहे ग्रीन टेक बूम का एक विश्लेषण है, और एक बहुत ही आलोचनात्मक समीक्षा भी है कि ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का असल में मतलब क्या है। हाँ, तो हमारा मिशन एआई, ऊर्जा की बढ़ती मांग और ग्रीन टेक्नोलॉजी की हकीकत के बीच के इस जटिल रिश्ते को समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एआई को आखिर इतनी बिजली चाहिए क्यों? ये सिर्फ चैट जीपीटी पर एक सवाल पूछने जितना आसान नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इन एआई मॉडल्स को बनाने में, यानी उन्हें ट्रेन करने में और फिर उन्हें चलाने में, दोनों में बेहिसाब कंप्यूटिंग पावर लगती है। एक स्रोत तो इसे एक अंधी दौड़ बता रहा है, जिसमें हर कोई बस आगे निकलना चाहता है और इस पर कोई लगाम ही नहीं है। सही बात है। और ये जो मांग है, ये उस बोझ के ऊपर है जो बढ़ती आबादी और विकासशील देशों की वजह से हमारे पावर ग्रिड पर पहले से ही है। तो इसका सीधा कनेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर से है। मतलब वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, हाँ बिल्कुल, वही असल में एआई का दिमाग है। इन दस्तावेजों में एक चौंकाने वाला आंकड़ा है। दुनिया के लगभग 50% डेटा सेंटर्स अकेले अमेरिका में है। हाँ, 50%? हाँ, तो ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़े ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है। इन सेंटर्स को 24 घंटे सातों दिन बिना रुके बिजली चाहिए। तो फिर इस अचानक बढ़ी हुई मांग को पूरा कैसे किया जा रहा है? यहीं पर एक स्रोत ऐसी बात बताता है जो हैरान कर देती है। हाँ, वो गैस आधारित पावर प्लांट्स वाली बात। हाँ बिल्कुल। सिर्फ एआई की जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका में 80 नए गैस आधारित पावर प्लांट लगाने की योजना है। 80 नए प्लांट। ये लगभग 46 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता है। इस आंकड़े को अगर हम समझना चाहें तो सोचिए, ये उतनी बिजली है जितनी नॉर्वे जैसे पूरे देश को चलाने के लिए चाहिए होती है। वही तो, मतलब एक तरफ हम दशकों से ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एआई, जिसे हम भविष्य की तकनीक मान रही हैं, वो हमें सीधे सीधे जीवाश्म ईंधन के दौर में वापस धकेल रही है। भविष्य के लिए भविष्य को ही दांव पर लगाने जैसा हो गया। बिल्कुल। और यही सबसे बड़ी विडंबना है। इन डेटा सेंटर्स को जो बिजली मिल रही है, वो सारी की सारी स्वच्छ स्रोतों से नहीं आ रही। सच तो यह है कि एआई में सबसे आगे निकलने की इस होड़ में फिलहाल स्वच्छ ऊर्जा के बजाय ऊर्जा की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। और दूसरे देशों का क्या? जर्मनी में यूरोप के सबसे ज्यादा डेटा सेंटर्स हैं, जो दुनिया का लगभग 4-5% है। और चीन की योजनाएं अभी पूरी तरह सामने नहीं आई हैं, पर वो भी इस दौड़ में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक तरफ ये बहुत बड़ी और तत्काल ऊर्जा की मांग है, तो इसका जाहिर सा जवाब लगता है भविष्य की ग्रीन टेक्नोलॉजी, जैसे हम छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स या एसएमआर्स के बारे में सुनते हैं। हाँ, या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। हाँ, क्या वो इसका जवाब नहीं है? यहीं पर समय का एक बड़ा अंतर सामने आता है। एआई से पैदा हुई मांग अभी है, आज है, और यह हर महीने तेजी से बढ़ रही है। अच्छा। हमने जिस उद्यमी से बात की, उन्होंने इसे बहुत साफ तौर पर समझाया। एसएमआरएस जैसी तकनीकें बहुत उम्मीद जगाती हैं, लेकिन वो 2032-2035 से पहले व्यावसायिक रूप से तैयार नहीं होंगी। मतलब अभी लगभग 10 साल दूर हैं। हाँ, और न्यूक्लियर फ्यूजन, वो तो ऊर्जा का सबसे पवित्र प्याला माना जाता है, लेकिन वो हकीकत बनने में अभी और भी दूर है। ये तकनीकें अगले 5-7 सालों के लिए समाधान नहीं है। तो अगर भविष्य की तकनीकें अभी दूर हैं, तो जो मौजूदा ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जैसे सोलर, विंड, उसकी तरफ हम तेजी से क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो कमी होगी। हाँ, और स्रोत इसके कई कारण बताते हैं। एक तो भू राजनीतिक मुद्दे हैं, लागत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और कुछ मामलों में तो हम असल में पीछे की ओर जा रहे हैं। पीछे की ओर मतलब? एक विश्लेषण के मुताबिक
कुछ बड़ी ऊर्जा कंपनियां बेहतर और जल्दी मुनाफे के लिए कल की ऊर्जा यानी पुराने जीवाश्म ईंधन में वापस निवेश कर रही हैं। असल में कंपनियां इस महंगे बदलाव के लिए पैसा खर्च करने से कतरा रही हैं। यानी जब तक सस्ता और आसान रास्ता मौजूद है, तब तक मुश्किल और महंगा रास्ता कौन चुनेगा? ये तो एक तरह से मानवीय स्वभाव है। बिल्कुल। जब तक सस्ता कोयला या गैस उपलब्ध है और उस पर भारी टैक्स या नियम नहीं है, तब तक कोई महंगी ग्रीन टेक्नोलॉजी क्यों अपनाएगा? इस बदलाव की लागत को सहने की इच्छा शक्ति में कमी दिखती है। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे इन स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। हम ग्रीन टेक शब्द सुनते ही मान लेते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा और पर्यावरण के लिए अच्छा ही होगा, लेकिन जब आप इसकी परतें हटाती हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। हाँ, क्या इलेक्ट्रिक कार, सोलर पैनल और पवन चक्कियां वाकई उतनी हरी हैं जितना हम सोचते हैं? यही सवाल है। देखिए, इसके लिए हमें इनके पूरे जीवन चक्र को देखना होगा, यानी इनके बनने से लेकर इनके कबाड़ बनने तक। सोलर पैनल का उदाहरण लेते हैं। इसे बनाने के लिए क्वार्ट्ज नाम के पत्थर की खुदाई करनी पड़ती है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। फिर उसे पिघलाने और शुद्ध करने के लिए कोयले से चलने वाले पावर प्लांट में भेजा जाता है और कई रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। एक मिनट, क्या इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल बनाने की प्रक्रिया में कोयले का इस्तेमाल होता है? ये तो ग्रीन एनर्जी के पूरे आइडिया के ही खिलाफ जाता है। हाँ बिल्कुल, यही इसकी विडंबना है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। पॉलीसिलिकॉन उद्योग, जो सोलर पैनल का एक अहम हिस्सा है, उसका बड़ा केंद्र चीन में है, जहां उइगर आबादी से जबरदस्त मजदूरी कराने की चिंताएं भी जताई गई हैं। ओह, तो जिस स्वच्छ पैनल को हम अपनी छत पे लगा रहे हैं, उसकी शुरुआत शायद उतनी स्वच्छ और नैतिक नहीं है। सही बात है। और जब इनकी उम्र पूरी हो जाती है, तब उनका क्या होता है? ये भी तो एक बड़ा सवाल है। यह एक आने वाली सुनामी की तरह है। स्रोत बताते हैं कि अमेरिका में सिर्फ 10% सोलर पैनल ही ठीक से रिसाइकल हो पाते हैं। सिर्फ 10%? ये तो चौंकाने वाला आंकड़ा है। इनकी उम्र तो 25-30 साल ही होती है। इसका मतलब हम एक हरी समस्या को सुलझाने के लिए भविष्य में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल सही। और ये कचरा जमीन में मिलकर जहरीले रसायन छोड़ सकता है। और पवन चक्कियों के साथ क्या है? उनके साथ भी अपनी अलग चुनौतियां हैं। उन्हें लगाने के लिए बहुत ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, जिससे जानवरों के रहने की जगह और इकोसिस्टम पर असर पड़ता है, और वे पक्षियों के लिए भी घातक साबित होती हैं। कितनी घातक? एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में हर साल 5 लाख से 10 लाख पक्षी इन पवन चक्कियों से टकराकर मर जाते हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तकनीकें खराब हैं, बल्कि ये है कि ग्रीन शब्द उतना सीधा साधा नहीं है जितना लगता है। हाँ, इसके पीछे भी मुनाफे का एक बहुत बड़ा खेल है, ठीक वैसे ही जैसे कभी बड़ी तेल कंपनियों के लिए हुआ करता था। हमें इन समाधानों को एक आलोचनात्मक नजर से देखना होगा। कोई भी तकनीक 100% साफ नहीं होती। हर चीज की एक कीमत होती है। हमें बस ये तय करना है कि हम कौन सी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो ये साफ है कि विकसित देशों के लिए ये रास्ता कांटों भरा है, जहां पुरानी इंडस्ट्री और नई तकनीक के बीच एक खींचतान चल रही है। लेकिन क्या ये कहानी उन देशों में अलग है जहां ये ग्रीन बूम अभी शुरू ही हो रहा है? हाँ, भारत का उदाहरण यहाँ काफी कुछ सिखा सकता है। भारत की कहानी वाकई दिलचस्प लगती है। हाँ, वहां के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना। इसके लिए वहां ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसी नीतियां बनाई गई हैं और सोलर पैनल व बैटरी के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं भी लाई गई हैं। तो ये सिर्फ पर्यावरण बचाने की बात नहीं है, ये भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक विकास का भी एक बड़ा मौका है। बिल्कुल। रोशनी डालते हैं, जैसे कि अक्षय ऊर्जा में, जहां सिर्फ बड़े सोलर फार्म नहीं बल्कि दूर दराज के गांव के लिए छोटे छोटे माइक्रोग्रिड बनाए जा रहे हैं। हाँ, ये विकेंद्रीकरण का आइडिया बहुत शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि ऊर्जा उत्पादन और खपत एक ही जगह हो रही है, जिससे ट्रांसमिशन का नुकसान कम होता है और स्थानीय लोगों को ऊर्जा सुरक्षा मिलती है। और ग्रीन ट्रांसपोर्ट में भी बहुत काम हो रहा है ना? हाँ, खासकर 2 पहिए और तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों में। ये बैटरी स्वैपिंग का आइडिया बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ईवी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक चार्जिंग टाइम और रेंज की चिंता को दूर करता है। क्या स्रोत बताते हैं कि ये जमीनी स्तर पर कितना सफल हो रहा है? स्रोत बताते हैं कि ये अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इसमें बहुत संभावना है, खासकर कमर्शियल वाहनों जैसे डिलीवरी स्कूटर्स और ऑटो रिक्शा के लिए। अच्छा। इससे ड्राइवर को बैटरी चार्ज होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। वो बस एक स्टेशन पर जाकर खाली बैटरी की जगह चार्ज की हुई बैटरी लगा लेता है। ये भारत जैसे देश के लिए गेम चेंजर हो सकता है। और सर्कुलर इकोनॉमी का क्या? ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कचरे को संसाधन समझना। भारत में कई स्टार्टअप्स इस पर काम कर रहे हैं। वे डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कचरा उठाने वालों को उन फैक्ट्रियों से जोड़ते हैं जिन्हें रिसाइकिल किया हुआ कच्चा माल चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, एक और उदाहरण है खेती के कचरे जैसे पराली को बायोफ्यूल का पैकेजिंग मटेरियल में बदलना। ये कचरे की समस्या और ऊर्जा की समस्या दोनों का एक साथ समाधान हो सकता है। ये सब सुनने में तो बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन जाहिर है भारत के सामने भी चुनौतियां तो होंगी ही। बिल्कुल। एक स्रोत में इसे बहुत अच्छे से समझाया गया है। सबसे बड़ी चुनौती है कुशल लोगों की कमी। दूसरी बड़ी समस्या डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए मौत की घाटी है। मौत की घाटी? ये क्या है? इसका मतलब है रिसर्च लैब से निकलकर बाजार तक पहुंचने का सफर। कई अच्छे और क्रांतिकारी आइडिया लैब में तो काम करते हैं, लेकिन उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने के लिए जरूरी पैसा और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता और वे वहीं दम तोड़ देते हैं। यानी कमाल के आइडिया लैब से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों से जुड़ी बाधाएं तो होंगी ही। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और नियमों में स्थिरता की कमी भी एक बड़ी बाधा है। निवेशकों को एक स्थिर और भरोसेमंद माहौल चाहिए होता है जिसमें बार बार बदलाव ना हो। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हम इस बदलाव को, इस ग्रीन ट्रांजिशन को सही मायने में तेज कैसे कर सकते हैं, चाहे वो भारत हो या अमेरिका? इन सभी स्रोतों से एक बात साफ तौर पर उभर कर आती है। इसमें सरकार की भूमिका बहुत बहुत अहम है। हम ये काम सिर्फ वेंचर कैपिटल या प्राइवेट निवेशकों के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। उनका मॉडल होता है जल्दी और बड़ा मुनाफा कमाना। ये मॉडल क्लाइमेट टेक जैसी लंबी, खर्चीली और जोखिम भरी परियोजनाओं के लिए सही नहीं बैठता। अच्छा। क्लाइमेट टेक में एक आइडिया को लैब से बाजार तक लाने में सालों और अरबों रुपए लग सकते हैं। जिस उद्यमी से बात हुई, उन्होंने 3 बहुत ठोस सुझाव दिए थे जो सरकारें कर सकती हैं। पहला तो जाहिर है नई तकनीकों को शुरुआती दौर में वित्तीय सहायता देना। सहयोग को बढ़ावा देना, यानी छोटे इनोवेटर्स और बड़ी स्थापित कंपनियों के बीच एक पुल का काम करना ताकि इनोवेशन को बड़े पैमाने पर लागू किया जा सके। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है खरीद में सहायता, यानी सरकार खुद इन नई तकनीकों की पहली और सबसे बड़ी ग्राहक बने। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हाँ, जब सरकार किसी नई ग्रीन टेक्नोलॉजी को खरीदती है तो वो स्टार्टअप को सिर्फ पैसा नहीं देती, बल्कि बाजार में एक भरोसा भी देती है, जिससे दूसरे ग्राहक भी उसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। और कंपनियों के स्तर पर क्या किया जा सकता है? ये सिर्फ अपने ऑफिस की छत पर सोलर पैनल लगाने से तो ज्यादा ही होगा। बिल्कुल, हाँ, ये उससे कहीं आगे की बात है। इसमें अपनी पूरी सप्लाई चेन को खंगालना शामिल है। क्या आप कच्चा माल किससे खरीद रहे हैं? क्या वो भी पर्यावरण के नियमों का पालन करते हैं? साथ ही अपने कर्मचारियों को उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों में शामिल करना और कंपनी के लीडर्स द्वारा ऐसी नीतियां बनाना जिससे ये सिर्फ एक CSR यानी सामाजिक जिम्मेदारी की एक्टिविटी न रहकर कंपनी की मूल रणनीति का हिस्सा बन जाए। मतलब ये सिर्फ अपनी वेबसाइट पर गो ग्रीन का बैनर लगाने से कहीं ज्यादा गहरा और मुश्किल काम है। बिल्कुल। इसमें एक बुनियादी बदलाव की जरूरत है। हाँ। हमने आज कई अलग अलग पहलुओं पर बात की। AI की बेहिसाब ऊर्जा की भूख से लेकर कुछ ग्रीन कही जाने वाली तकनीकों के पीछे की कड़वी हकीकत तक, और भारत जैसे देशों द्वारा अपनाए जा रहे नए और अलग रास्तों पर भी नजर डाली। हाँ, इस पूरी बातचीत से एक केंद्रीय तनाव या टकराव उभरकर सामने आता है। एक तरफ हम AI के साथ तकनीकी वर्चस्व की दौड़ में हैं, जिसके लिए अभी इसी वक्त बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। हाँ, और दूसरी तरफ हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ भी एक दौड़ में हैं, जिसके लिए एक सोची समझी, धैर्यपूर्ण और अक्सर महंगी ऊर्जा क्रांति की जरूरत है। ऐसा लगता है कि ये दोनों दौड़ें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। और अंत में इन स्रोतों को खंगालने पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो हमें एक ज्यादा गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक विश्लेषण में उस असली हाथी का जिक्र किया गया है जो कमरे में मौजूद है लेकिन जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। वो है लगातार बढ़ती आबादी। हाँ, लगातार बढ़ती आबादी और एक सीमित संसाधनों वाले ग्रह पर असीमित आर्थिक और जनसंख्या वृद्धि की असंभवता। जब हम AI और ग्रीन टेक जैसे तकनीकी समाधानों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, तो क्या हम इस ज्यादा बुनियादी चुनौती को नजरअंदाज कर रहे हैं जो हमारी लगातार बढ़ती ऊर्जा की मांग की असली जड़ में है?